गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व के परीक्षण। व्यक्तित्व को अनेक शील गुणों का संगठन माना जाता है। व्यक्तित्व की माप के द्वारा व्यक्ति के शील गुणों के बारे में पता लगाया जाता है कि वह संगठित है अथवा असंगठित, क्योंकि यदि वे संगठित रूप में होंगे तो व्यक्ति सामान्य होगा, और वे यदि शील गुण असंगठित होते हैं तो व्यक्ति असामान्य होगा। सर्वप्रथम सन 1888 में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व मापन के लिए एक प्रश्नावली विधि का निर्माण कर उसका प्रयोग किया। उसके बाद सबसे पहले परिसूची वुडवर्थ ने 1918 में बनाई, जिसका उद्देश्य सैनिकों की संवेगात्मक अस्थिरता का पता लगाना था। उस समय से लेकर आज भी इस दिशा में कार्य जारी है। यदि भारत की बात की जाए तो यह क्षेत्र बहुत सीमित कार्य हुआ है भारत में, फिर भी इस दिशा में सतत प्रयास जारी हैं। प्रायः इस क्षेत्र में विदेशी परीक्षणों का भारतीय अनुकूलन ही बताया गया है। समस्या चाहे व्यवसाय की हो, शिक्षा की हो, अपराध की हो, निर्देशन की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, उसके निदान एवं उपचार हेतु व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक होता है। आइए देखते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या होती हैं। तो व्यक्तित्व मापन में विधियां जो हैं कई प्रकार की हैं, तो उनको अध्ययन की दृष्टि से हम अप्रक्षेपी विधियां और प्रक्षेपी विधियों में बांट लेते हैं। और दूसरे प्रकार से यदि अध्ययन करते हैं तो अप्रक्षेपी विधियों को हम आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, मनोवैज्ञानिक विधियों में बांट लेते हैं। तो ऐसा आप देखते हैं, इसमें पहला फर्स्ट है आत्मनिष्ठ विधियां। जो आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, व्यक्ति की जांच स्वयं परीक्षक द्वारा या उसके परिचितों के द्वारा होती है, या परिचितों की सहायता से की जाती है। इसमें पहली विधि है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि जो है आपकी, इसको टाइडमैन प्रतिपादित किए थे। अगली विधि है साक्षात्कार विधि। अगली विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को वुडवर्थ ने प्रतिपादित किया था, और प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। इसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट में है आत्मकथा लेखन विधि। इसके प्रवर्तक विलियम वुंट व टिचनर थे। नेक्स्ट में है आपकी निरीक्षण विधि। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की विधियों का, जो हैं वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों में मापन रेखा विधि, समाज मिति विधि, जिसे जेएल मोरेनो ने दिया था, और इसी से संबंधित है खेल व नाटक विधि। ये भी जेएल मोरेनो ने दी थी। अगली विधि है शारीरिक परीक्षण, पारिस्थितिक परीक्षण, व्यक्तित्व सूचियाँ, संचयी अभिलेख, नियंत्रित परीक्षण, निर्धारण मापनी गाल्टन महोदय ने दी थी। और इसके बाद में है क्रम निर्धारण मापनी लुईस थर्स्टन ने दी थी। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण 1930 में दिया गया था पाइने व टेंटलर के द्वारा। तो इस प्रकार से ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। नेक्स्ट में देखते हैं मनोविश्लेषण विधियां। मनोविश्लेषण विधियों में मुक्त साहचर्य परीक्षण, फ्री एसोसिएशन टेक्निक जो है,
तो मुक्त साहचर्य परीक्षण है, यह परीक्षण मानसिक रोगियों के लिए उपयोग किया जाता था। इसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे और उनके ही शिष्य कार्ल जुंग ने इसका आगे विकास किया था, संशोधन किया था। अगली विधि है स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, यह विधि सिगमंड फ्रायड ने सुझाई थी। आगे बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां, तो इसमें प्रक्षेपी विधियां हैं जो, तो इसमें प्रक्षेपण की बात आती है कि पहले प्रक्षेपण शब्द को जानते हैं। प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति अपने को उभार कर अपने ही सामने लाए। सन 1911 में फ्रायड ने भ्रांति की डिल्यूजन की व्याख्या करते हुए इस शब्द का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार की रक्षा युक्ति है। फ्रायड का कहना है कि प्रक्षेपण का संबंध दमित इच्छाओं से है। व्यक्ति के अचेतन में इन दमित इच्छाओं का रूपांतर हो जाता है। इस विधि के द्वारा व्यक्तित्व की अप्रत्यक्ष रूप से माप की जाती है। इसमें व्यक्ति के सामने कुछ संगठित उद्दीपक दिए जाते हैं। व्यक्ति उनके प्रति कुछ अनुक्रिया करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अचेतन रूप से दबी हुई इच्छाओं को प्रक्षेपित करता है। लॉरेंस फ्रैंक को ही पहला व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने प्रक्षेपी विधि जैसे पद का प्रतिपादन किया। ब्राउन ने प्रक्षेपण की परिभाषा देते हुए कहा है, प्रक्षेपण अंतःक्षेपण का विलोम है। इसमें स्व से संबंधित बातें बाह्य जगत की वस्तुओं या व्यक्तियों पर आरोपित की जाती हैं, विशेषकर वे बातें जो व्यक्ति के अहम को स्वीकार नहीं करती। इसमें देखते हैं, पहली विधि देखते हैं आपकी रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, रोर्सचैक इंक ब्लॉट टेस्ट। रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, देखिए सबसे पहले जो स्याही धब्बा का परीक्षण हुआ था तो इसमें बिने महोदय का नाम आता है। बिने महोदय ने 1895 में प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। 1895 में प्रथम मनोवैज्ञानिक के रूप में माना जाता है जिन्होंने अपने परीक्षणों में स्याही धब्बों का उपयोग किया है। आइए देखते हैं रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण। देखिए रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण जो है आपका, ये 1921 में दिया गया था और इसके प्रतिपादक स्विट्जरलैंड के मनोरोगी चिकित्सक हरमन रोर्सा थे और 1921 में इस परीक्षण को दिया था। इस परीक्षण में सामग्री की बात करें तो इस परीक्षण में स्याही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। और 10 कार्ड जो होते हैं, इन कार्डों में 5 बिल्कुल काले होते हैं, 2 काले और लाल होते हैं और 3 कार्ड अनेक रंगों के होते हैं। इसकी परीक्षण की विधि जो है, जिस मनुष्य के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे ये कार्ड निश्चित समय के अंतर के बाद एक एक करके दिखाए जाते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक कार्ड के धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी धब्बों में जो भी आकृति देखता है उसको बताता है और परीक्षक उसके उत्तरों को सविस्तार लिखता है। एक बार दिखाए जाने के बाद कार्ड को परीक्षार्थी को दोबारा दिखाया जाता है। इस बार उससे पूछा जाता है कि धब्बों में बताई गई आकृतियों को उसने कार्ड में किन स्थानों पर देखा।
विश्लेषण इसका निकालते हैं। परीक्षक परीक्षार्थी के उत्तरों का विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं कि पहले स्थान देखा जाता है। इसमें यह देखा जाएगा स्थान में कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया पूरे धब्बे पर थी या उसके किसी एक भाग पर। फिर नेक्स्ट में है निर्धारक गुण। इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धब्बे की बनावट के कारण थी या उसके रंग के कारण या उसमें देखे जाने वाली उसकी गति के कारण या आकृति के कारण। फिर नेक्स्ट में बात आती है विषय। इसमें यह देखा जाएगा कि परीक्षार्थी ने धब्बों में किसकी आकृति देखी, पशुओं की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, प्राकृतिक दृश्यों की, नक्शों की या किसी अन्य की। समय व प्रतिक्रिया। इसमें यह देखा जाएगा कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे के प्रति कितना समय तक प्रतिक्रिया की, कितनी प्रतिक्रियाएं की और किस प्रकार से की। अब निकालते हैं निष्कर्ष। अपने विश्लेषण के आधार पर परीक्षक विश्लेषक निष्कर्ष निकालते हैं। यदि परीक्षार्थी ने संपूर्ण धब्बों के प्रति प्रतिक्रियाएं की हैं तो वह व्यवहारिक मनुष्य न होकर सैद्धांतिक मनुष्य होगा। यदि परीक्षार्थी ने धब्बे के भागों के प्रति प्रतिक्रिया की है तो वह छोटे छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य होगा। यदि परीक्षार्थी ने धब्बों में व्यक्तियों, पशुओं आदि की गति चलते हुए देखी है तो वह अंतर्मुखी मनुष्य है। यदि परीक्षार्थी ने रंगों के प्रति प्रतिक्रिया की है तो उसमें संवेगों का बाहुल्य होगा। तो इसी प्रकार से कितने प्रकार के रंगीन भी कार्ड थे और उनके भाग भी थे, तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। उपयोगिता के रूप में इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, सामाजिकता, अनुकूलन, अभिवृत्तियाँ, संवेगात्मक संतुलन, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। अतः उसे सरलता पूर्वक व्यक्तिगत निर्देशन दिया जा सकता है। क्रो के अनुसार धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। नेक्स्ट में बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको आप विषय आत्मबोधन परीक्षण भी कहते हैं। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT, ये जो परीक्षण आपका है 1935 में आया है। और इस परीक्षण को 1935 में दिया गया था मॉर्गन एवं मूरे के द्वारा। (1935) में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में मुर्रे महोदय काम कर रहे थे। फिर बाद में साथ में 1938 में इसको मॉर्गन के साथ मिलकर के संशोधित किया है। इसीलिए इसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, विषय अंतर्बोध परीक्षण कहा जाएगा। और इसमें होता क्या है, इसमें सामान्यतः 30 कार्ड होते हैं और एक कार्ड होता है जो ब्लैंक होता है, कोरा होता है। और 30 कार्ड जो होते हैं इसकी सामग्री, इसमें 30 में से 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 कार्ड स्त्रियों के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। सामान्यतः एक व्यक्ति के परीक्षण में 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है, लेकिन यदि एक व्यक्ति का परीक्षण करना है तो 20 कार्ड भी उपयोग किए जाते हैं। पहले 10 कार्ड, जैसे एक मनुष्य है तो पुरुष वाले 10 कार्ड और 10 दोनों वाले कार्ड भी दिए जाते हैं। और साथ में एक ब्लैंक कार्ड भी होता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के परीक्षण में 20 कार्ड, 19 कार्ड रहेंगे और सामान्य परिस्थितियों में 10 ही कार्ड उपयोग किए जाते हैं और 20 से अधिक उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।
तो इसमें 10 आपके पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 महिला पुरुष दोनों के लिए। अब जैसे पूछा जाए उसमें एग्जाम में कि कितने कार्ड होते हैं टोटल, तो टोटल कार्ड 31 होते हैं, और यदि 31 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 30 होंगे, कुल कार्ड 30 होंगे, एक कार्ड ब्लैंक होता है। और यदि एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तब उसमें आपके 20 कार्ड प्रयोग किए जाएंगे या 21 कार्ड प्रयोग किए जाएंगे। 20 और 21 आपके दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, आपके सवाल में ऐसा नहीं होगा, उसमें 20 देगा या 21 देगा, टोटल कार्ड में फिर 30-31 ऑप्शन में रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है जो आपका, और फिर इसी का मॉडिफाइड रूप है जो ये बड़ों के लिए प्रशिक्षण, ये बड़ों के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। तो बच्चों के लिए अलग परीक्षण बनाया गया है, बालक अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, जिसको बोलते हो CAT। इससे 3 से 10 वर्ष तक के बालकों का, 3 से 11 वर्ष तक के बालकों का परीक्षण किया जाता है, और इसमें कार्डों की संख्या होती है 10, और जिन पर 10 कार्डों पर पशुओं जानवरों के चित्र बने होते हैं। अगला जो आपका परीक्षण है, और इसके जन्मदाता जो हैं CAT के डॉक्टर लियोपोल्ड बिलैक को माना जाता है, डॉक्टर लियोपोल्ड बिलैक। अगला परीक्षण की बात करते हैं शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण कार्ल जुंग ने दिया था। अगला परीक्षण है चित्र साहचर्य परीक्षण। अगला है परीक्षण कहानी रचना विधि, जिसे पाइन एंड टेंटलर ने दिया है। वाक्य की पूर्ति परीक्षण रोहड़े और हाइड्रस के द्वारा दिया गया है। भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने इस पर काम किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें।